हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी श्रुति गोयल एंड वेलकम टू गरुण प्रोफेशनल एकेडमी। आज हम सॉल्व करेंगे एंड स्टडी करेंगे यूनिट 2 फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज ऑफ चैप्टर 7 ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। अभी तक हमने सोल प्रोप्राइटर्स का फाइनल अकाउंट्स देखा फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। आज हम लर्न करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ में क्या डिफरेंट होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ का फाइनल अकाउंट जानने से पहले हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ क्या होते हैं एंड उनकी प्रोसेस जानते हैं। यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, हमें पता है। पहला होता है ट्रेडिंग, जो कि हमने देख चुका है, जहाँ पे क्या होता है बाय एंड सेल। ठीक है, ट्रेड करते हैं गुड्स का, डीलर से गुड्स परचेज करते हैं, उन्हें कस्टमर्स को सेल करते हैं। दूसरे तरीके की एंटिटी होती है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ बाय नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, गुड्स को बनाते हैं। आप जो शर्ट पहन रहे हैं या कोई ड्रेस पहन रहे हैं, वो एक स्टोर से आप परचेज करके ले आते हैं, लेकिन वो वहाँ बनती तो नहीं है, वहाँ पे तो केवल सेल होती है। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, फैक्ट्रीज में। और जिन फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एंटिटीज क्या कहलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। मतलब अगर हम पूरा प्रोसेस देखें तो फैक्ट्री में क्या होता है, गुड्स मैन्युफैक्चर एंड देन यहाँ से जाता है वो डीलर या होलसेलर के पास, जो कि बल्क में गुड्स सेल करते हैं रिटेलर्स को, रिटेल वाले जो शॉप ओनर्स होते हैं उन्हें, जहाँ से हम परचेज करते हैं। देन कस्टमर को। तो अभी तक जो हमने ट्रेडिंग वाला पार्ट पढ़ा वो था डीलर एंड रिटेलर का, जो कस्टमर को सेल करते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फैक्ट्रीज, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर भी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। सबसे पहले क्या करती है, एक फैक्ट्री की पूरी जो साइकिल है वो हम देख रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम कि ये फैक्ट्री है शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की एक फैक्ट्री है। तो इसे शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैब्रिक, थ्रेड्स, बटन्स, ये सब अरेंज करने पड़ेंगे। उससे फिर शर्ट मैन्युफैक्चर होगी एंड मार्केट में सेल होगी। ठीक है, तो जो सप्लायर होता है रॉ मटेरियल का, उनसे सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदेंगे। रॉ मटेरियल क्या होता है, शर्ट तो एक फिनिश्ड गुड्स है, सेल जो है वो बनने के बाद वाला प्रोडक्ट है, लेकिन शर्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, थ्रेड, फैब्रिक, बटन। तो ये सब जो मटेरियल चाहिए होते हैं एक गुड्स को तैयार करने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल। मतलब अनकम्प्लीट गुड्स, एक रॉ फॉर्म में जो मटेरियल होता है उससे एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो न्यू प्रोडक्ट बनने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए हमें, वो होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, तो शर्ट बनाने के लिए पहले हम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल से क्या परचेज करेंगे, फैब्रिक, थ्रेड एंड बटन्स, जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल, क्योंकि ये शर्ट बनाने के लिए यूज होने वाले हैं। देन अभी मटेरियल तो आ गया, इसको बनाने वाला कोई चाहिए, जिसे कहेंगे हम टेलर। टेलर विल बी लेबर। मतलब यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहे हैं एक गुड्स को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल, लेबर चार्जेस, और उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड भी इसे कहते हैं। ये क्या होता है, ये जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है उसके लिए रेंट देना पड़ेगा, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, जो गुड्स हैं उनके लिए कैरियज चार्ज होगा, एंड इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, और इस तरीके से रॉयल्टी, हायर चार्जेस, बहुत सारे ऐसे कॉस्ट होते हैं। मतलब मटेरियल, रॉ मटेरियल तो चाहिए, उसको बनाने के लिए लेबर तो चाहिए, उसको बनाने के लिए मशीन भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, तो उनसे रिलेटेड रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मशीन पे डेप्रिसिएशन, रॉयल्टीज, ये सब क्या हो गया, अदर एक्सपेंसेस। और इन एक्सपेंसेस को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। तो मटेरियल और लेबर के साथ क्या हो गया, ओवरहेड या अदर एक्सपेंसेस जिसको हम बोलते हैं। ये तीनों मिलके प्रोसेसिंग हुई। मान के चलिए अब आप किसी पर्टिकुलर डेट पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो जितनी शर्ट्स बन गई वो क्या कहलाएंगी, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स।
और जब हम शर्ट बना रहे हैं तो कुछ रफ मटेरियल भी निकलता है, छोटी छोटी कट्स निकलती हैं कपड़ों की, जिनको हम बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं। हो सकता है उन कट्स से मिलाकर कुछ रुमाल या फिर ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट बना दिया जाए जिसकी बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू नहीं होती है, और उन्हें कहते हैं बाई प्रोडक्ट। की मेन प्रोडक्ट बनाने के कॉन्सिक्वेंस से कुछ और अदर प्रोडक्ट भी बन जाए उसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट, जो उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कि हमने कोई शर्ट बनानी शुरू की हुई हो, मतलब वो रॉ मटेरियल भी नहीं है, क्योंकि उसमें से हमने प्रोसेसिंग शुरू कर दी। मान के चलिए शर्ट के लिए हमने कपड़ा कटिंग कर लिया, आधी सिलाई भी हो गई, बट अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब अब ना तो वो रॉ मटेरियल है ना फिनिश्ड गुड से, क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो हमें 3 तरीके के स्टॉक पता चल गए। रॉ मटेरियल जो हम गुड्स लाए वो एज इट इज पड़ा हुआ है किसी पर्टिकुलर डे पे। दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी उस पे काम चल ही रहा है, अभी वो रॉ मटेरियल से तो आगे बढ़ गया लेकिन फिनिश्ड गुड्स तक नहीं पहुंचा है। तीसरा फिनिश्ड गुड्स जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा जिसे हम मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, तो अब फिनिश्ड गुड्स जाते हैं हमारे गोडाउन में स्टोर होने के लिए, और गोडाउन से फिर जाता है ऑफिस ऑफ द स्टोर, या फिर जहाँ पे ऑफिस होता है या फिर जहाँ से हम सेल करते हैं, और वहां से जाता है गुड्स कस्टमर को। तो फैक्ट्री के अंदर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मतलब एक गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में होने वाले एक्सपेंसेस। और उसके बाद जब फिनिश्ड गुड्स बन के वो बाहर निकलते हैं तो जो एक्सपेंसेस होते हैं दे आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन फैक्ट्री तक जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड आर पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जैसे हमने देखा ना, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, फिर P&L अकाउंट बन रहा है, उसके बाद बैलेंस शीट बन रही है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के भी पहले जो अकाउंट बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में फैक्ट्री तक, फैक्ट्री के अंदर रहने वाले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री में होने वाले सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। देन फिनिश्ड गुड्स प्रिपेयर हो जाते हैं, दैट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग से P&L, और फिर उसके बाद बैलेंस शीट। तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस या कॉस्ट देख लेते हैं ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के क्या क्या कॉस्ट होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट, और देन इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल, जो रॉ मटेरियल होते हैं जो फिनिश्ड गुड्स बनाने में यूज होता है, दैट इज रॉ मटेरियल। लेबर, जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं जो लोग, वो होते हैं लेबर चार्जेस। देन अदर एक्सपेंसेस दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जैसे सपोज हमने कोई मशीन यूज की है किसी फिनिश्ड गुड्स को बनाने में, और उस मशीन का कॉस्ट लग रहा है पर यूनिट ₹1। तो जब हम पर यूनिट से रिलेट कर रहे हैं, व्हेन रिलेटेड टू पर यूनिट, व्हेन रिलेटेड टू पर यूनिट, जैसे रॉ मटेरियल भी पता है हमें पर यूनिट में कितना लगेगा, लेबर चार्जेस भी पर यूनिट में पता है, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे रॉयल्टी चार्जेस ऑफ अ मशीन, हायर चार्जेस ऑफ अ मशीन, पर यूनिट में कितना एक्सपेंस हो रहा है ये पता है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली फिनिश्ड गुड्स के प्रोडक्शन में पता चल रहा है कि डायरेक्टली अलोकेट कर सकते हैं कि इसका 1 यूनिट बनाने में इतनी कॉस्ट लग रही है, अगर वो यूनिट नहीं बनता तो कॉस्ट नहीं लगती। तो दैट इज व्हेन पर यूनिट में डिफाइन कर सके कॉस्ट को कि वो पर्टिकुलर फिनिश्ड गुड्स का 1 यूनिट बनाने के लिए लग ही रही है, तो दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। रॉ मटेरियल, लेबर तो होता है, अदर एक्सपेंसेस भी कुछ होते हैं जैसे हायर चार्जेस, रॉयल्टी चार्जेस मैंने बताया। नाउ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि फैक्ट्री ओवरहेड कहलाते हैं। मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट नेचर के, उनको मिला के क्या बनती है, प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड। इनडायरेक्ट मटेरियल कैसे होते हैं, जैसे मशीन में ऑयल लग रहा है, स्क्रू कुछ यूज हो रहे हैं, या फिर इस टाइप के कोई मटेरियल जो कि प्रोडक्शन यूनिट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट मटेरियल इज बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। इन द सेम वे लेबर, ऐसे लेबर चार्जेस जैसे सुपरवाइजर का कुछ चार्ज है जो कि प्रोडक्शन यूनिट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है,
तो दैट चार्ज इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड कॉल्ड ओवरहेड। एंड अदर एक्सपेंसेस जैसे बिजली का बिल, फैक्ट्री का रेंट एंड रॉयल्टी दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब हो गए हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड। नाउ हम चैप्टर में ये बेसिक हमने मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम सीख लिया। नाउ वी विल रीड टू द चैप्टर एंड लर्न कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटीज को ट्रेडिंग P&L तो बनाना ही पड़ता है और उसके साथ क्या बनाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। पर्पस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट it shows total cost of manufacturing the finished goods and sent out in detail with appropriate classification। यहाँ पे जब हम फॉर्मेट देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो हमें पता चलेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट विल बी ऑलवेज सेम। हर एक लेजर में डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। आइटम क्या क्या आते हैं, सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद दूसरा आएगा लेबर चार्जेस जो कि हमने देखा। देन थर्ड नंबर पे अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और यहाँ पे ऊपर में लिख दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस। देन यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में कितना गुड्स ट्रांसफर किया है। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गए। ये कैसे, सपोज हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 100 रुपए का रॉ मटेरियल और हमने न्यू परचेज किया 10,000 का रॉ मटेरियल, तो हमारे पास कितना हो गया 10,100 का रॉ मटेरियल हो गया। हमें पता चलता है कि हमारे पास क्लोजिंग में है 600 का, तो बचा कितना 9,500। कहाँ गया ये प्रोडक्शन में यूज हो गया। तो दिस इज रॉ मटेरियल यूज्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे आया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो वही ये बता रहा है कि इट शोज द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वही बताता है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग में कितनी कॉस्ट एक्सपेंस की, क्योंकि जो फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर हुआ है वो अपनी कॉस्ट के साथ ट्रांसफर होगा। ठीक है, विद एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन की मटेरियल में कितना चार्ज लगा, लेबर में कितना एंड अदर एक्सपेंसेस में कितना चार्ज लगा। इट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड प्राइम कॉस्ट एंड फैसिलिटेट रिकॉन्सिलेशन ऑफ फाइनेंशियल बुक विद द कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ये सब फंक्शंस आप याद करेंगे, हो सकता है शॉर्ट नोट्स में पूछ दे। अभी बहुत ज़्यादा जब तक आप कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। पर इतना जानिए हमारी दो तरीके की बुक होती है। एक होती है कॉस्ट अकाउंट्स जिसमें सिर्फ कॉस्ट वाली और यूनिट्स वाली, एक जो होता है फाइनेंशियल अकाउंट जो अभी आपने पढ़ा है। तो इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, इनको रिकॉन्सिलेट करने में भी हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। दो तरीके के अकाउंट होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द मैन्युफैक्चरिंग में ऑल्सो बी यूज्ड फॉर वेरियस अदर पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, output is carried to trading account at market price. It disclose profit and loss of manufacturer. क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है वो शो करने के लिए। सिमिलरली इट में ऑल्सो यूज टू फिक्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। कॉस्ट पता चल जाएगी तो हमें ये भी पता चलेगा कि सेल प्राइस क्या रखनी है और उसके अकॉर्डिंगली हम सेल प्राइस डिसाइड करके प्रॉफिट डिटरमाइन कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू, हमने पहले ही देख लिया है, एक बार फिर से देखते, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड,
डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, जैसे यहाँ पे हमने देखा ये टेबल में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वेजेस का मतलब हो गया लेबर चार्जेस। देन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कुछ अदर एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन पर यूनिट। देन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये हो गया टोटल। देन इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है ना इज इक्वल टू है, प्लस नहीं है, ये जो है तीनों मिला के डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसमें प्लस करेंगे इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो पता चल जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। एंड इफ देयर रिमेन अनफिनिश्ड गुड्स एट द बिगनिंग and at the end of the accounting period, cost of such unfinished goods, जिसको क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, इज शोन इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में एंड क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आर कॉस्ट other than material wages which are incurred for a specific product or sellable service, मतलब पर यूनिट से रिलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर रॉयल्टी फॉर यूजिंग लाइसेंस और टेक्नोलॉजी इफ बेस्ड ऑन यूनिट प्रोड्यूस्ड, मतलब पर यूनिट पे बेस्ड है। अदर आर हायर चार्जेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी used on hire if based on unit produced, etc. When royalty and hire charges are based on unit produced, these expenses directly vary with production. ठीक है, इसलिए इनको डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि यूनिट कम प्रोड्यूस होंगे तो कम एंड ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो चार्जेस ज़्यादा होंगे। नाउ विल सी an illustration. 1 lakh unit were produced in a factory. पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट 10 रुपीज़। देखिए यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। मटेरियल की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 10 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 10 लाख, क्योंकि 10 लाख पर 1 लाख यूनिट्स हैं एंड 10 रुपीज़ पर यूनिट। देन लेबर कॉस्ट वॉज ₹5 पर यूनिट, तो 5 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज टोटल कॉस्ट। That apart, it was agreed to pay royalty at the rate of 3 per unit to Japanese collaboration who supplied the technology. मतलब direct expense of royalty 3 into 1 lakh is equal to 3 lakh. Total cost of manufacturing कितनी हो गई, 18 लाख ही हो गया हमारा सॉल्व। जस्ट जितनी जितनी कॉस्ट लगी है मैन्युफैक्चर करने में सबको ऐड करना है। पर यूनिट की कॉस्ट दी हुई है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, तो आ गई टोटल कॉस्ट। अब देखते हैं इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जिन्हें ओवरहेड कहते हैं। जो भी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हैं दैट आर ओवरहेड्स। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, सब सिनोनिम्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड एंड वर्क्स ओवरहेड। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी एक नाम पूछ सकते हैं, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। कई बार दिया रहेगा सेग्रीगेट करो कि इनमें से ओवरहेड कौन सा है और डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है। ओवरहेड इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect wages and indirect expenses. All the indirect costs are called overhead. ये मैंने टेबल पे बताया। Indirect material means material which cannot be linked directly with the unit produced. For example, store consumed for repair and maintenance work, small tools, fuels, lubricating oil, etc. Next, indirect wages are those which cannot be directly linked to the unit produced. For example, wages for maintenance work, holding pay, etc. Next, indirect expenses are those which cannot be directly linked to unit produced. For example, training expenses, depreciation of plant and machinery. ज़्यादातर जनरली लेबर और मटेरियल के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, ऑल दिस एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। Depreciation of factory seat, insurance premium of plant and machinery. Accordingly, indirect manufacturing expenses comprise indirect material, indirect wages and indirect expenses.
देन बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि जो हम मेन फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं उसके साथ कॉन्सिक्वेंटली कुछ और प्रोडक्ट भी बन जाते हैं जो कि हम इंटेंशनली नहीं बनाते हैं, बट इट इज़ पार्ट ऑफ प्रोसेस। जैसे शुगर फैक्ट्री में मोलेसेस अपने आप बनता ही है वो, तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बाई प्रोडक्ट कहलाते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू नहीं होते हैं। जैसे शर्ट्स बना रहे तो कट पीस बनते हैं, उनको हम बहुत कम रेट में नेट रियलाइजेबल वैल्यू में लिखते हैं, क्योंकि उनकी प्राइस या उनकी सेल वैल्यू बहुत कम होती है और वो जस्ट बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। In most manufacturing operation, the production of main product is accompanied by production of subsidiary product which has a value on sale. For example, production of hydrogenated vegetable oil is accompanied by production of oxygen gas, and the production of steel yield scraps. The subsidiary production is termed as byproduct because its production is not consciously undertaken but result out of the production of main product. तो इसलिए उसकी कॉस्ट रियलाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब जो कट पीस निकले उनकी क्या कॉस्ट निकालेंगे, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वो जितने में भी सेल होते हैं उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू को लिखकर अकाउंट बनाया जाता है। इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में बाई प्रोडक्ट की जो भी सेल वैल्यू होती है उसे इनकम लिखते हैं, उसकी अलग से कॉस्ट शो नहीं करते। बाई प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट. This is produced from same raw material which are used for producing the main product without incurring any additional expenses from the same production process in which product is produced. Some example: molasses in sugar factory, buttermilk in dairy factory. तो अब इनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं? बाई प्रोडक्ट जनरली हैव इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ मेन प्रोडक्ट, इसलिए उनको नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब उनको सेल करेंगे तो उनसे जितनी भी एस्टिमेटेड रेसिप्ट्स हैं उनको इनकम साइड में लिखते हैं, बस उनकी उतनी ही अकाउंटिंग की जाती है। इफ देयर कॉस्ट कैन नॉट बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड, जनरली यही होता है कि उनकी कॉस्ट अलग से नहीं निकाल सकते, इसलिए उनकी सेल वैल्यू को पार्ट ऑफ इनकम मान के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। इट इज ऑफन ट्रीटेड एज मिसलेनियस इनकम, लेकिन करेक्टली क्या होना चाहिए, उनको भी एक अलग गुड्स मान के उनकी भी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के कॉस्ट और सेल वैल्यू सब करना चाहिए, लेकिन जनरली ऐसा नहीं किया जाता है। नाउ डिजाइन ऑफ या फॉर्मेट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, हमने क्या क्या आइटम आता है वो देख लिया। अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए यहाँ पे अमाउंट कॉलम के साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यूनिट कॉलम भी होता है। देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम सबसे पहले लिखेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे लिखते हैं? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, देन डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ तक जो टोटल होता है वो हो गया प्राइम कॉस्ट, देन फैक्ट्री ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी, हायर चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री कॉस्ट और ओपनिंग WIP। ये हो गया डेबिट साइड के आइटम। क्रेडिट साइड में क्या होगा? बाई प्रोडक्ट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी वो कितनी इनकम होने वाली है बाई प्रोडक्ट के सेल से, एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो तो आने ही, एंड देन उसके बाद जो भी बैलेंस बचता है, बैलेंसिंग फिगर, वो ट्रांसफर करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में। ये कहलाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? बाई प्रोडक्ट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, एंड देन जो भी बैलेंसिंग फिगर बचता है फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट। और डेबिट साइड में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर चार्जेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्जेस एंड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेट। और एक और खास बात क्या है, अमाउंट कॉलम के साथ साथ यूनिट कॉलम भी आता है जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, ये सब लिखते हैं हम। नाउ नेक्स्ट 4 रूल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। क्या रूल्स हैं? सबसे पहले तो कि अलॉन्ग विद वैल्यूज हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्वांटिटीज या यूनिट्स भी शो करने। नेक्स्ट रॉ मटेरियल और WIP का तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों शो होगा इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट,
लेकिन फिनिश्ड गुड्स डायरेक्टली जो भी प्रोड्यूस हुआ है एंटायर प्रोडक्शन विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट. फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में शो नहीं होगा. फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ शो होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में. जो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट, वहाँ पे बस जो परचेज होता है उसकी जगह दिखेगा गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और ये नॉर्मल परचेज की जगह बाकी ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की तरह शो होंगे, क्योंकि हमने बाहर से नहीं परचेज कर रहे हैं, हमारी ही फैक्ट्री से हमारी यूनिट से ट्रांसफर हुआ है, इसलिए उसे लिखते हैं गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. एंड देन नेक्स्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑफ स्टॉक टेकिंग, जो कि इन्वेंट्री चैप्टर में पढ़ा होगा आपने. उसके बेसिस पे ही अकाउंटिंग के लिए जो गुड्स की वैल्यू होते हैं वो कंसिडर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे. मतलब जो पहले जो गुड्स स्टॉक में आया है वो पहले सेल आउट होगा, जो बाद में आया है दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्लोजिंग स्टॉक. नाउ लास्ट इलस्ट्रेशन 2, देन आपका फाइनल अकाउंट्स चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. इलस्ट्रेशन 2 क्या कहता है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लेते हैं. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं तो हम यूनिट्स वाला अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है. ये अमाउंट कॉलम एंड यूनिट कॉलम. ओके, particulars, unit, amount, particulars, unit and amount. Now read illustration 2. Mr. Vimal runs a factory which produces soaps. Following details were available in respect of his manufacturing activities for the year ended on 31st March 2016. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पे ओपनिंग WIP सबसे पहले लिखेंगे जिसकी यूनिट बताया है 10,000 एंड अमाउंट इज गिवन है 16,000. देन क्लोजिंग WIP, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग WIP. यहाँ पे स्टॉक के लिए WIP लिखते हैं, रॉ मटेरियल तो हम कंज्यूम्ड लिखते हैं, उसमें एडजस्ट हो जाता है. एंड फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में. नाउ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. ओपनिंग रॉ मटेरियल 1,70,000, परचेज 8,20,000, माइनस करेंगे क्लोजिंग 1,90,000, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 8,20,000. इसकी क्वांटिटी नहीं दी हुई इसलिए क्वांटिटी को ब्लैंक छोड़ के 8 लाख लिखेंगे. 8 लाख आ रहा है, 1,70,000 प्लस 8,20,000 माइनस 1,90,000 इज इक्वल टू 8 lakh is our raw material consumed. Now next purchase हो गया, opening closing हो गया. Now higher charges of machine at the rate of 0.6 per unit. पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, और कितने यूनिट हमारे मैन्युफैक्चर हुए देखिए यहाँ यूनिट प्रोड्यूस लिखा है 5 लाख यूनिट्स, और 0.6 पर यूनिट के अनुसार 5 लाख इंटू 0.6 इज इक्वल टू 3 लाख. तो ये हो गया रॉ मटेरियल. देन हम यहाँ पे रॉ मटेरियल के बाद सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम यहाँ पे लिखेंगे हायर चार्जेस ऑफ मशीन एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट. तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्वांटिटी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली एक्सपेंसेस लिखेंगे 0.6 इंटू 5 लाख. देन आफ्टर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री ये इनडायरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे यूनिट से रिलेट नहीं किया है, एंड कोई भी एक्सपेंस जो यूनिट से रिलेटेड नहीं है दैट विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड 0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 0.4 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। तो यहाँ वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट में डायरेक्ट वेजेस क्या बोल रहे हैं, 0.8 पर यूनिट फॉर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं 5 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। देन 0.4 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP, तो 0.40 इंटू क्लोजिंग WIP हमारे 12,000, तो इंटू 12,000 इज इक्वल टू 4,800। टोटल ऑफ डायरेक्ट वेजेस इज 4 लाख एंड 4,800। वर्किंग नोट 1 रेफर 4 लाख एंड 4,800। और क्या एक्सपेंस है हमारा, क्लोजिंग WIP हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,80,000, क्योंकि दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारी टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए 2,20,000 एंड 1,80,000, दैट इज 4 लाख। इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ 3 लाख। हायर चार्जेस ऑफ मशीन, डायरेक्ट वेजेस 4 लाख 4,800, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 8 lakh and opening stock of WIP 16,000. Closing stock of WIP is 20,000. Then cost of finished goods transferred to trading account 5 lakh। तो हमें पता है नंबर ऑफ यूनिट है, लेकिन अगर ये कॉस्ट में देखें तो डेबिट साइड का टोटल है हमारा 19,20,800, माइनस करेंगे 20,000 तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 19,08,000 एंड टोटल विल बी 19,20,800। सो दिस इज कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। एंड जब हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे आ जाएगा टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो भी आएगा उसके बाद 19,08,000 ऐसे शो होगा। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यहाँ एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यहाँ, सेल वैल्यू या अदर एक्सपेंसेस अगर कुछ होंगे तो, एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी है। इस तरीके से फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जहाँ पे डेबिट साइड में सभी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम, एंड क्रेडिट साइड में कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। और अगर कोई बाई प्रोडक्ट होता तो NRV ऑफ बाई प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा जाती। एंड जो भी वैल्यू ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट की वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो होता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो आई होप मैन्युफैक्चरिंग वाला चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। नेक्स्ट विल स्टार्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग, जो कि वेरी मच सिमिलर टू फाइनल अकाउंट्स है। सो अभी ये प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट आता है तो आप पूछिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।